Hello guys, my name is Jatin Kumar and today I am going to start with a new chapter of class 10th maths called polynomials. So let's begin. Polynomials अगर हम इजी टर्म्स में समझें तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है. ठीक है, बहुत ही इजी टर्म्स में समझाऊंगा मैं आपको. और ये क्लास उनके लिए है जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं. ठीक है, मैं बेसिक से ही लेके जाऊंगा, स्टार्टिंग से, जो क्लास 10th में नए नए आए हैं और जिन्होंने पॉलिनोमियल्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है. तो ये बेसिक होगा. तो मैंने क्या बोला, एनी इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स विद होल नंबर एज देयर पावर्स या इन देयर पावर्स. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है. इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें इज इक्वल टू का साइन होता है. जैसे 3x + 4y, ये अभी एक एक्सप्रेशन है. ये इक्वेशन कब बनेगा? जब मैं इज इक्वल टू 6 लिख दूँ या इज इक्वल टू 0 लिख दूँ. जिसमें इज इक्वल टू का साइन दिख जाए ना, उसको हम इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, और मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है. वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, इनकी पावर मतलब जो ऊपर लगता है इनके यहाँ पे, ठीक है, वो होल नंबर होनी चाहिए. होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर कहते हैं हम 0 ऑनवर्ड्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इन्फिनिटी तक जो जाते हैं. अब मान लो मैंने लिखा है एक इक्वेशन 3x + 4y = 6. इसमें वेरिएबल कौन से हैं? x और y, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स x और y, और इनके पावर देखो, दोनों की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है, 1 1 है पावर दोनों की, और 1 एक होल नंबर है. तो ये पूरी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखो, 2x² + 5y = 7. वेरिएबल कौन सा है? x और y, दोनों की पावर क्या है? एक x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, और दोनों होल नंबर है. पावर 2 और 1 दोनों होल नंबर है. तो ये पूरी इक्वेशन भी क्या है? पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो बस इतना सही कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का. और आपको बुक में जो बुक में इक्वेशन मिलेगी वो ऐसी कुछ मिलेगी, a0 + a1x1 + a2x2 ... an xn, where a is constant and an is not equal to 0. ये बुक की डेफिनेशन मिलेगी आपको. ठीक है, ये a0, ये a1, ये a2, ये क्या है? ये कांस्टेंट है. जैसे 1 2 3 कांस्टेंट होता है ना, वैसे उन्होंने a और a1 को कांस्टेंट लिया हुआ है. और वेरिएबल देखो यहाँ पे x1 है, x2 है, xn है. ठीक है, सबकी पावर देखो, होल नंबर है ना, x1 की पावर 1 है, x2 की पावर भी 1 है. यहाँ पे x2² मिलेगा शायद से, देख लेना आप. ठीक है, तो इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए. कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि अगर मैं खाली 1 लिख दूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? मतलब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये 1 को मैं ऐसे लिख दूँ, 1 × x की पावर 0 या 1 × y की पावर 0. मतलब 1 × कोई भी अल्फ़ाबेट की पावर 0 में लिख सकता हूँ. और किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर 0 क्या होती है? 1 होता है. अरे पावर किसी की भी 0 हो तो उसका आंसर तो 1 ही होता है. चाहे 2 की पावर 0 लिख दो आप, ये भी 1 होगा. x की पावर 0 लिख दो, ये भी 1 होगा. y की पावर 0 लिख दो, ये भी 1 होगा. मतलब किसी की भी पावर में अगर 0 आता है तो उसको हम 1 डिनोट करते हैं. ठीक है, तो 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × x की पावर 0. अब x यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 एक होल नंबर है, तो 1 ये पूरा क्या है? ये पॉलिनोमियल है. तो ऑल कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स बिकॉज ऑल दीज कॉन्स्टेंट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर 0. देखो जैसे 5 है, 5 को मैं ऐसे लिख दूँ 5 × 1, तब भी वो 5 ही रहेगा. और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × x की पावर 0. 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ. तो मैं कोई भी कांस्टेंट में एक वेरिएबल डाल सकता हूँ ना, उसमें मल्टीप्लाई करवा के और उसकी पावर 0 रख के. ठीक है, तब भी ये 5 ही रहेगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल बन गया अब यहाँ पे. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर बन गई है. ठीक है, तो ऑल कांस्टेंट आर पॉलिनोमियल. ध्यान रखना है, MCQ में फंसा देंगे. अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स. क्या पहचान लोगे आप? जैसे मैं लिख दूँ √x. रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2. ठीक
ठीक है। पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट। तो क्या 1/2 होल नंबर है कि नहीं? आपको अगर होल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो तो पॉइंट फॉर्म में होल नंबर नहीं होते, अपॉन के फॉर्म में भी होल नंबर नहीं होते, ठीक है। होल नंबर किसको कहते हैं? 0 ऑनवर्ड्स और सिंपल काउंटिंग नंबर। सिंपल काउंटिंग नंबर मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, नॉट 1.5, 2.5 या 2/4 या 1/4, ठीक है। ये सब होल नंबर नहीं होते हैं जिनमें मैंने सर्कल्स लगाए हैं, ठीक है। अपॉन के फॉर्म में रैशनल कहते हैं, ठीक है। 1.5, 2.5 ये सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। आई होप आपको पता हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। नहीं पता तो मैं 2 मिनट में वो भी बता देता हूँ आपको। काफ़ी बच्चे यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो भूल गए होंगे। देखो, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। माइनस के उसमें नहीं जाना, माइनस की लाइन में नहीं जाना, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। होल नंबर्स किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो -1, -2, -3 वो सब भी आते हैं इसमें, ठीक है। और 0, 1, 2 इसमें पॉइंट वाले नहीं आते, ध्यान रखना। 1.5 मत ले लेना, वो रैशनल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो होती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ये पहले तो ये सारे होंगे ही रैशनल नंबर, नेचुरल भी रैशनल होंगे, होल भी रैशनल होंगे, इंटीजर्स भी रैशनल होंगे। प्लस रैशनल नंबर में क्या हो जाएंगे? अपॉन के फॉर्म में, p/q की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे 1/2, 2/2, 2/3, 4/5 ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स भी हैं। और नेचुरल नंबर्स भी सारे रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी सारे रैशनल नंबर है, होल नंबर्स भी सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। एक सर्कल पढ़ा होगा ना आपने, ऐसा सबसे अंदर होता है n, उसके ऊपर होता है होल, उसके ऊपर होता है इंटीजर्स। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। और साइड में एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल किसको कहते हैं? रूट वालों को, जिसमें रूट सॉल्व नहीं होते, जैसे √5, √2, रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इन दोनों के ग्रुप को हम मिला कर क्या कहते हैं? अगर ये रैशनल नंबर और रैशनल के ग्रुप दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में दोनों आते हैं, रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये पॉइंट वाले से किस में आएंगे? 1.5, 2.5 ये सब रैशनल में ही आएंगे, इन तीनों में नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में भी, ओके। तो हाँ, मैं कहा था नॉट पॉलिनोमियल्स। नॉट पॉलिनोमियल्स मतलब जिनकी पावर होल नंबर नहीं होगी। अब जिनकी पावर होल नंबर नहीं होगी, जैसे x अपॉन प्लस 1/x, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ 1 तो है, प्लस यहाँ पे नहीं है ना, x की पावर यहाँ पे -1 है ना। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी टर्म अगर डिनोमिनेटर में होती है और वो न्यूमरेटर में आती है तो उसकी पावर -1 हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ -1 आ गई, तो -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है, नॉट अ होल नंबर। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं आई तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ। और एग्जांपल देखो, रूट एक्स इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की पावर हाफ, एंड हाफ इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो और x की पावर अगर मैं लिख दूँ 2.5 प्लस x की पावर 2, x की पावर, जहाँ भी आपको कोई भी वैसा वेरिएबल मिल जाए जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। कोई एक भी वेरिएबल ऐसा मिल जाए जिसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ हमें मिल चुका है x, जैसे x की पावर 2.5 प्लस x की पावर स्क्वायर, तो ये पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, चाहे आप आगे कुछ भी लिखते रहो, ठीक है। ऑल कांस्टेंट आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बार होल नंबर होती है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और होल नंबर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के पहले एक नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग वाला कुछ। देखो, डिग्री क्लिक करते हैं पहले, डिग्री वाला, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, मतलब एक इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे एक इक्वेशन में लिख दो 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना, ठीक है, वो डिग्री होती है। मैं लिख दूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि वेरिएबल की, देखो वेरिएबल कौन सा है? x है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, ठीक है। तो हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं उसको, ठीक है। अब इनके नेमिंग देख लो, अगर हाईएस्ट पावर 2 है, या मतलब डिग्री 2 है, तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक
पॉलीनोमियल, ठीक है। और अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है, 3x4 प्लस 4x² हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पे मतलब हाईएस्ट पावर 4 है ना, मतलब डिग्री 4 है, तो इसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। डिग्री हो गया, पॉलीनोमियल समझ लिया, डिग्री समझ लिया। अब चलते हैं हम ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल में, ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। ज़ीरोस को हम और क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। वो एक्स की वैल्यूज़ जिनको इक्वेशन पे डालने पे एफ एक्स या वाई ज़ीरो आ जाए, वो रूट्स ऑफ दी, वो उसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल है, ठीक है, वो उसके रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल है। दोबारा सुन लो, वो एक्स की वैल्यूज़ जिनको इक्वेशन में डालने के बाद आपका वाई या एफ एक्स ज़ीरो आ जाए, उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5x-5, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिखी, एक पॉलीनोमियल लिखा, क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, ये पूरी इक्वेशन एक पॉलीनोमियल है, ठीक है। इसका ज़ीरो क्या होगा, मैं x में क्या डालूँ कि मेरा मतलब ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो की जगह हम लिख देते हैं y, ठीक है। 5x-5 इज इक्वल टू वाई। मैं x में ऐसा क्या डालूँ कि मेरा y ज़ीरो हो जाए। मैंने वही बोला ना डेफिनेशन, आप पीछे जाना तो मैंने यही बोला था, x में कि वो x की वैल्यूज़ जिनको रखने पे पूरा इक्वेशन या y ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो क्या डालूँ x पे, x में मैं अगर 1 डाल दूँ तो आपको समझ में आता है कि ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। देख लो, 5 × 1 - 5 इज इक्वल टू 0, y ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हुआ यहाँ पे, 1 हुआ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल, या ज़ीरो या रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो वो x की वैल्यूज़ जिनको रखने पे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए या y ज़ीरो हो जाए, उसको हम ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कहते हैं। अब 1 के अलावा कुछ और रख लो, यहाँ पे नहीं बनेगा ज़ीरो। x की वैल्यू 2 डालो, अब 5 2 ज़ा 10 - 5 आएगा y, ठीक है। तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है। ज़ीरो बनना चाहिए पूरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, हाउ डू वी फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसका एक मेथड है। हाउ डू वी फाइंड ज़ीरो या रूट ऑफ पॉलीनोमियल, रूट ऑफ पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे हम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हो सकता है आपने 9th में पढ़ा हो या सिलेबस में कट गया हो, मुझे नहीं ध्यान, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी कुछ कट गया था, तो मैं इसको फ्रेशली समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, कोई इक्वेशन है, मान लो x² + 7x + 12, ये एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो जिसकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं आप, मतलब वो x की वैल्यूज़ जिसको रखने पे y ज़ीरो आ जाए, ठीक है। ये ज़ीरो हटा देते हैं यहाँ से, इसको लिखते हैं y। अच्छा, y बोलूँ या fx बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। fx भी लिख सकता है और y भी लिख सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी x की वैल्यूज़ होगी जिसको रखने पे ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, देखो x² का कोफिशिएंट देखो, अब स्टेप 1, x² के कोफिशिएंट मतलब साथ वाले को c से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब c से मल्टीप्लाई कराओ। c किसको कह रहा हूँ मैं, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना पॉलीनोमियल की, बुक में भी लिखी होती है, ax² + bx + c वेयर a b c and r कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो 1 आपका a का काम करेगा, ठीक है। c का काम कौन कर रहा है, 12 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। इक्वेशन को कंपेयर करो, वो ऊपर जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल होती है, ठीक है। अब उसको हम नीचे जो अपना क्वेश्चन है उससे कंपेयर करेंगे, तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है, और c का काम कौन कर रहा है, 12 कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, a को c से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, ये पहला स्टेप है। स्टेप टू फैक्टर निकालो, a c जो मल्टीप्लाई कराया उसके फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालना आता है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं जैसे a और c को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 12 × 1
इज इक्वल टू 12, देख लो C 12 और A 1 है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 12। इसके फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर देंगे। तो 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा डिवाइड, 2 करेगा डिवाइड, 2 6 12 होता है तो डिवाइड करेगा 2, ठीक है। 3 भी करेगा डिवाइड, 3 4 12 होता है, ठीक है। 6 भी करेगा डिवाइड, 6 2 12 होता है, और 12 खुद को भी डिवाइड करेगा। तो इसके इतने सारे देखो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है आपका कि आप फैक्टर निकालोगे A और C को मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। स्टेप 1 को तो नहीं मिटाते, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मिटाते कुछ भी नहीं है आज, ठीक है। स्टेप 3 आपने फैक्टर्स निकाल लिए। अब कोई भी दो फैक्टर उठाओ, कोई भी उठाओ, और या तो उन दोनों को प्लस करो या उन दोनों को माइनस करो, ठीक है, या प्लस माइनस करो, ठीक है। लेकिन कुछ भी करो, लेकिन बी बनाओ उससे, मतलब जो बीच की इक्वेशन थी ना x का कोफिशिएंट वो बनाओ। जैसे देखो x² + 7x + 12 है, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। 12 हमारे पास a × c आया। अब इसके फैक्टर क्या आए थे, 1, 2, 6, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 6 फैक्टर्स आ गए इसके। अब अगर इसके 6 फैक्टर्स आते हैं तो कोई भी दो फैक्टर उठाओ आप, या तो 1 और 2 उठा लो। 1 और 2 को या तो प्लस करो, प्लस करने पे 3 आएगा, माइनस करने पे -3 आएगा, प्लस माइनस करने पे -1 आएगा, ठीक है। 7 तो नहीं बन रहा ना, आपको 7 बनाना है, बीच वाला b ये बनाना है। तो 1 और 2 से तो काम नहीं चलेगा। 2 और 3 उठाओ, 3 + 2 5 होता है, माइनस भी करोगे तब भी नहीं बनेगा 7। 3 और 4 उठाओ। अब देखो 3 और 4 अगर मैं उठाता हूँ तो दोनों को प्लस करने पे 7 बन रहा है ना, ध्यान से देखो आप। और कुछ उठा लो, अब कोई भी दो उठाने हैं आपको, ठीक है, और 2 के साथ कुछ भी ऐसा करो कि बीच वाला बन जाए। तो 4 और 3 मैंने उठाया, और 4 और 3 को प्लस करने पे 7 बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, x² को x² ही रहने देंगे, 7x को मैं तोड़ दूंगा 3x + 4x में, ठीक है। और यहाँ से लिया मैंने 3 और 4, ठीक है। 12 को मैं वैसे ही लिखने दूंगा, या वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। 12 को कुछ नहीं करना। अब देखो, अब इसके बाद आप इन दोनों का ग्रुप करो और इन दोनों का ग्रुप करो, ठीक है। अब x² + 3x है, x² + 3x में कॉमन क्या है दोनों में, देखो इसके पास 2x है, उस 3 के पास एक ही x है, तो दोनों के पास एक x तो है ना, तो अब एक x बाहर ले सकते हो ब्रैकेट के, x + 3। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में ये ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के इस तरफ आएगा ना वो कॉमन यहाँ से भी आना चाहिए, मतलब x + 3 यहाँ भी कॉमन आना चाहिए, और बाहर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, 4 को मैंने सेकंड ग्रुप में से कॉमन लिया, और अंदर क्या बचा है, x + 3, क्योंकि जब 4 वापस अंदर जाएगा तो 4x + 12 भी बनेगा, 4 × 3 12 होता है। ध्यान से देखो अब इस पूरी इक्वेशन में से x + 3 को कॉमन ले लो, या आप डायरेक्ट ले लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो आप, x + 3 x + 4। अब ये दो ब्रैकेट आपके बन गए। अब ये दो ब्रैकेट बनने के बाद आपको इसको 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। 0 से इक्वेट करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू निकालो, x + 3 = 0 एंड x + 4 = 0। तो x की वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, -3, एंड x की वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। तो ये दो x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये दो x की वैल्यू जब आप इक्वेशन में डालोगे ना तो पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये थी इक्वेशन x² + 7x + 12, ठीक है, 0, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास, जो ज़ीरोज़ आए थे हमारे पास, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -4, ठीक है, ये आई थी। अब आप डालो -3 डालो पूरी इक्वेशन को, ये 0 हटा देते हैं अभी यहाँ से, ठीक है। डालो -3 का स्क्वायर x की जगह पे डालो, 7 × -3 + 12, देखो 0 बनेगा। 3 3 9 3 27, 7 -21 + 12, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 27 - 21, एक सेकेंड कुछ गलत तो नहीं हो रहा, x² + 7x, ये स्क्वायर है ना, मैंने क्यों कर दिया, हाँ 3 स्क्वायर होगा ना, वो 9 होगा। देखो अब 0 बन रहा है ना, प्लस माइनस माइनस कितना होता है, 21 में से 9 माइनस कर दो तो -12, और ये +12 = 0, देखो बन रहा है ना, पूरी इक्वेशन 0 हो गई। अब x की जगह पे अब 4 - 4 डालो, x²
प्लस 7x प्लस 12 में -4 डालो आप, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, मैं बस चेक करवा रहा हूँ आपको, 16 -28 प्लस 12, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस -12 प्लस 12, देखो यहाँ भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक भी हो गया आपका। तो वो x की वैल्यूज़ जिनको रखने पे इक्वेशन में रखने के बाद पूरी वैल्यू 0 हो जाए, पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ में आ गया होगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के और एग्जांपल्स हम ले लें क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 12, ये ले लेते हैं। ठीक है, ए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का एक और एग्जांपल है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था ए, यहाँ पे पहले लिख लो आप, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या है, -12 है। ए और सी को मल्टीप्लाई कराओ आप, फर्स्ट स्टेप यही था, ए और सी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, ये -24। अभी आप ये साइन को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर सकते हो माइनस को। ठीक है, अब 24 के फैक्टर निकालो आप, 24 के फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम लेके। ठीक है, जैसे 2 12 2 6 2 3 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, आप ऐसे भी एलसीएम लेके भी फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 एक तो पहला 2 ही आ गया, फिर 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 6 8 आ गया, फिर 3 अकेला आ गया। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 6 भी आ गया, फिर सारे हो गए ना, एक 1 भी लिख लो आप, 1, 2, 4, 8, 3, और किसके टेबल में आता है, 24 12 की टेबल में आता है। ठीक है, बस। ठीक है, इतने सारे। अब कोई दो फैक्टर उठाओ जिनको या तो प्लस करने पे या दोनों को माइनस करने पे 5 बनता हो। ठीक है, या प्लस माइनस करने पे भी 5 बनता हो, मिल रहे हैं आपको कोई दो फैक्टर ऐसे, 8 1, 2 नहीं, 2, 4 दोनों को प्लस करने के बाद 6 आता है, 5 तो नहीं बन रहा, 4, 8 भी नहीं है, 8, 3 भी नहीं है, 6, 3 भी नहीं है, और 12, 6 भी नहीं है। ठीक है, तो कोई स्किप करने के बाद भी उठाना। अगर मैं उठा लूँ, कौन सा उठाऊँ, 8 और 3 उठा लूँ, तो क्या दोनों को माइनस करने के बाद 5 आता है, बिल्कुल आता है, 8 - 3 5 होता है। ठीक है, मिल गए हमें दो फैक्टर। अब लिखो यहाँ पे 2x² को तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, 5x को क्या लिख दूँ मैं, 8x, मैंने बोला प्लस माइनस भी कर सकते हो, तो प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 8x - 3x - 12 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है ना, 2 8 ग्रुप करवाओ, बनाओ इन दोनों का पहले। अब कॉमन लो, 2x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x + 4, और जो यहाँ ब्रैकेट में वो भी यहाँ बचना चाहिए, x + 4 -3 बाहर आएगा, ध्यान रखो, क्योंकि देखो -3 जब वापस अंदर जाएगा तो वापस उसको -3x - 12 बनाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे -3 मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा ना बाहर, और मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा वही ब्रैकेट यहाँ भी होना चाहिए, x + 4 x + 4। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, अब 2x - 3 और x + 4। अब इन दोनों को 0 को इक्वेट कर लो आप। ठीक है, इन दोनों को 0 से इक्वेट कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2x - 3 = 0 और x + 4 = 0। अब यहाँ +4 उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -4, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी आपकी 3.2। आने दो अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो ज़ीरोज़ आपके पॉलिनोमियल हो गए हैं, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी आप ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालोगे, लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के दूसरे मेथड से निकालोगे, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, लेकिन वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी आपको चैप्टर 2 में स्प्लिटिंग ही करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिविजन एल्गोरिदम आ नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा उसको, मतलब वो कट गया है कोविड की वजह से सिलेबस में। तो अब नेक्स्ट हम क्या करें, वेरिफिकेशन। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है। मान लो इसके दो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ या रूट्स हैं। फर्स्ट ज़ीरो को हम ले लेते हैं अल्फ़ा, देखो मैथ्स के टर्म में ना अल्फ़ा को ऐसे डिनोट करते हैं, और सेकंड ज़ीरो को हम क्या ले लेते हैं, बीटा। मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको रखने के बाद इक्वेशन पूरी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इस ज़ीरो को हटा के हम fx लिख लेते हैं, fx या y लिख लेते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ है। अब इसको चेक कैसे करोगे, मतलब ये वेरीफाई कैसे करोगे आप कि आपके दो ज़ीरो सही आए हैं। इन दो ज़ीरो को ना प्लस करने के बाद -b/a बनना चाहिए, इन दो ज़ीरो को प्लस करने के बाद -b/a बनना चाहिए, और इन दो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करने के बाद c/a बनना चाहिए। ठीक है, मतलब इन दो ज़ीरो को प्लस करने के बाद -b/a बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद c/a बनना चाहिए। c और b आपको कहाँ से मिलेंगे,
ये इक्वेशन से मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। इसको स्प्लिट किया था हमने और इसकी वैल्यू क्या थी -3 और x की वैल्यू -4, ठीक है। मतलब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस -4, ये प्लस माइनस -3 -4 हो जाएगा, तो ये -7 आ गया, ठीक है। ये LHS में आ गया, मतलब मेरे को ये प्रूव कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो मैंने पहले LHS निकाला, कितना आ गया, -7 आ गया ना, ठीक है। अब RHS भी मेरा -7 आना चाहिए। अब RHS के लिए आपको b कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से मिलेगा। b क्या है इक्वेशन में, ये माइनस तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है, b निकालो, इक्वेशन से निकालो साइन के साथ, +7 है ना, ठीक है। और a क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, देखो -7 आ गया ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई भी आपका हो गया है। लास्ट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई, प्लस वाला तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब मल्टीप्लाई वाला कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -4 कितना होता है, +12, ठीक है। ये LHS में आ गया आपका। RHS देखो अब c/a, RHS क्या है, c/a क्या है 12 और a क्या है 1, तो 12/1 इज इक्वल टू 12, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये मल्टीप्लाई वाला भी हमारा प्रूफ वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 2x² प्लस 5x माइनस 12, और इसकी 2 ज़ीरोज़ क्या थे हमारे पास, 3/2 और x की वैल्यू -4 आई थी ना। यहाँ भी वेरीफाई करो, अब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से वेरीफाई करोगे, फिर वापस आना, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 3/2 प्लस -4, एलसीएम लो, 3/2। अब एलसीएम लेना काफ़ियों को नहीं आता होगा, देखो 4 है ना, 4 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम कैसा होगा, मतलब यहाँ तो 2 है, 2 को रहने दो, 1 को 2 बनाओ, 1 को 2 कैसे बनाओगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई नीचे करवा रहे हो तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ×2 करोगे, ठीक है। इसको नहीं छोड़ोगे, यहाँ ×1 कर देना, ठीक है। या सिंपल मेथड बताऊँ मैं आपको एलसीएम लेने का भी बताता हूँ, रुको। 3/2 -4/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1/2। एक सेकेंड साइन की प्रॉब्लम हो गई क्या कहीं पे, 8 होना है, 4 × 2 8 है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका -5/2, ये आपका आ गया RHS। अब LHS LHS आ गया। अब RHS निकालो आप, RHS कितना है, -b/a आपको इक्वेशन से मिलेगा। इक्वेशन में माइनस तो लगाओगे आप फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू निकालो 5 और a क्या है 2, तो देखो आ गया ना, इक्वल आ गया दोनों, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा को कैसे वेरीफाई करोगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। 3/2 LHS कर रहा हूँ मैं, -4, तो कितना हो जाएगा ये -6, क्योंकि 2 1 2 2 -2 -4 -2 × 3 -6, ठीक है। ये तो आ गया आपका LHS में। अब RHS में c/a क्या होता है, -12, c माइनस वो साइन के साथ आया है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस नहीं है यहाँ पे, ये 12 का जो साइन है ना वो लिया है मैंने, -12/2 इज इक्वल टू -6, तो ये भी प्रूफ हो गया, हैंस वी हैव वेरीफाइड, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपको अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए। अब ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्वेश्चन देखो आप, एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, √3x² -8x प्लस 4√3, यहाँ आपको स्प्लिटिंग करके दिखानी है, इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब वो बोलेगा फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन। यहाँ अगर जिसको रूट सॉल्व करना नहीं आएगा वो फंस जाएगा, ठीक है। अब रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है, पावर में हाफ। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, देखो पहले तो ये समझ लो आप कि कोई भी दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर ही आता है। देखो √2 × √2 क्या होता है, ओनली 2। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब पावर में हाफ, और ठीक है बेस सेम है, दोनों के पास 2 है, तो पावर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 8 प्लस, तो दोनों को प्लस करोगे तो 2 की पावर 1, तो 2 ही बनेगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √3 × √3 विल बी इक्वल टू 3, √5 × √5 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो दो रूट्स सिमिलर रूट्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर बन जाता है, सिंपल। और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्यों बनता है, ठीक है। अच्छा, कोई ये पूछे कि √3 × √5 क्या होगा, तो ये होगा √15,
ठीक है, ये रूट 15 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 प्लस रूट 5 नहीं हो सकता, ठीक है, ये आगे नहीं होगा सॉल्व, प्लस नहीं होगा, माइनस और डिवाइड हो जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, माइनस और डिवाइड हो जाएंगे, जैसे सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया ना, रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15, तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ ना, रूट 15 अपॉन में रूट 3 डिवाइड करना चाहूँ तो ये बन जाएगा रूट 5, ठीक है। तो रूट में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकते दो, अगर वो दोनों सिमिलर नहीं है तो। अगर सिमिलर होते, मान लो ऐसा होता रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये बन जाता रूट 6, सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर के साथ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर है, तो वो प्लस या माइनस नहीं होंगे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया आपके सामने, ठीक है। अब आओ स्प्लिटिंग में, क्वेश्चन में वापस आओ और स्प्लिट करो इनको। देखो पहला स्टेप क्या था, a इंटू सी, ए क्या है रूट 3, सी क्या है 4 रूट 3, मल्टीप्लाई करो रूट 3 इंटू रूट 3, 3 अभी बताया, और 4 इंटू 3 12, ये 12 हो गया। अब फैक्टर निकालो, 2 1 3 4, मतलब जो 12 को डिवाइड कर देंगे 6 और 12, ठीक है। अब कोई दो ऐसे फैक्टर निकालो जिनको प्लस या माइनस करने पे 8 बने, -8 बनना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को दो फैक्टर मिल गए यहाँ पे, देखो मुझे डायरेक्ट मिल रहे हैं 2 और 6। इन दोनों को अगर मेरे को पता है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो -8 बन जाएगा साइन के साथ, ठीक है, -8 बनना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो आप, रूट 3x² -6x -2x, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, पता होना चाहिए, और साइन बड़े का आता है, ठीक है। तो यहाँ अब ये मत पूछना कि आपने ये माइनस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये तो यार 9th क्लास का कंसेप्ट है। 4 रूट 3 को ऐसे रहने दो, ग्रुप करो, कॉमन निकालो। देखो अब यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए भी दिक्कत होगी काफ़ी बच्चों को कि रूट 3 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। देखो रूट 3 आएगा, क्योंकि देखो रूट को छोड़ो आप, 3 जाएगा ना 6 से, 3 6 को डिवाइड कर देगा तो रूट 3 भी करेगा, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ मैं, अगर रूट 3 6 को डिवाइड करेगा तो रूट 3 भी करेगा। अगर रूट 3 डिवाइड करेगा तो मतलब रूट 3 बाहर आएगा। अब रूट 3 बाहर कैसे आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ देखो रूट 3 को कैसे बाहर निकालेंगे। देखो रूट 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो, 6 को रूट 3 को उसके नीचे लेके जाओ तो रूट 2 बनता है मेरा, नहीं एक मिनट, 6 को आप पहले लिख दो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और अपॉन रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 बनता है रूट 3 इंटू रूट 3 3, ठीक है। काटा है मैंने, कैसे काटा पता है ना आपको। तो ये क्या बना आपका 2 रूट 3 की वैल्यू आ गई x में, मतलब रूट 3 में अगर मैं 2 रूट 3 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरा 6 बनता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे डाल दो ना इसको, रूट 3 कॉमन लो, अब x भी कॉमन लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 रूट 3, क्यों, ध्यान से देखो, रूट 3 जब वापस अंदर जाएगा तो 6 बनेगा, अभी मैंने बता दिया आपको राइट कॉर्नर में, ठीक है। अब यहाँ भी वही वैल्यू आनी चाहिए, x माइनस 2 रूट 3, कॉमन क्या लोगे, यहाँ पे कॉमन लोगे 2, और -2 कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि -2 वापस अंदर जाएगा तो वो प्लस बनेगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को उठाओ, रूट 3 x माइनस 2 को और इसको, और इक्वेट कर दो 0 के, को मिटा रहा हूँ मैं। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आया तो आप ऐसे कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका बनेगा रूट 3x माइनस 2 ब्रैकेट और x माइनस 2 रूट 3, इन दोनों को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2/√3, और यहाँ से आएगी आपकी 2√3/2√3 बस, ठीक है। ये दो x की वैल्यू होगी, वेरीफाई आप कर लेना खुद से, ठीक है। मैं नहीं करूँगा वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a बनेगा, या रूट वाला है, चलो मैं करवा देता हूँ ये भी, फिर आप बोलोगे कि ये हमसे नहीं होगा, रूट की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, रूट की वजह से, होने दो रूट को, बिल्कुल होगा रूट की वजह से। रूट देके घबराना मत, रूट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालो आप, 2√3 प्लस 2√3, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। अब इसको भी √3 बनाना, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, या तो देखो मैं बता रहा था ना आपको एलसीएम का ईजी मेथड, एलसीएम लेने का ईजी मेथड क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और क्रिस क्रॉस को मल्टीप्लाई करो। दोबारा सुन लो, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना और क्रिस क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, √3 को रूट उससे मल्टीप्लाई कर देना 2√3 से, और नीचे आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये इजी मेथड है जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में। तो 2 × 1 2 प्लस 2 × 2√3 इंटू √3 6, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और नीचे आपस में √3, तो ये क्या बनेगा आपका 8/√3, ठीक है। अब माइनस b/a भी 8/√3 है कि नहीं, देखो माइनस तो पहले ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये साइन के साथ आएगा आपका, ध्यान रखना, ये -8 होगा,
क्यों? क्योंकि b की वैल्यू -8 है, ये जो b है ना आपका, ये साइन के साथ आएगा अपने, ठीक है, और a क्या है आपका √3, तो ये होगा आपका 8√3, देखो दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, शुड बी इक्वल टू सी बाई, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना करोगे अब, अल्फ़ा क्या है आपका 2√3 और बीटा क्या है आपका 2/√3 और 2√3, √3 से √3 कैंसिल, डिवाइड हो सकता है रूट आपस में, तो ये हो जाएगा 4 आपका, और आप सी बाई ए निकालो, अब सी बाई ए कितना हो जाएगा 4√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, ये भी आ गया आपका 4, तो ये भी वेरीफाई हो गया है आपका, ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी आपने सीख लिया, एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी आपने कर लिया। पॉलिनॉमियल सबसे पहले आपने क्या समझा, पॉलिनॉमियल समझा, वो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उनको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा नेमिंग देखे आपने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। उसके बाद आपने जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल भी देख लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कवर हो गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि बनाने को आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेकिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, मेकिंग द इक्वेशन, मतलब वो जो इक्वेशन है ना वो आपको बनाने के लिए आएगी, मेकिंग इक्वेशन। मान लो अब तक तो आप ज़ीरो निकाल रहे थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, अब आपको ज़ीरो वो दे देंगे, मतलब वो कहेंगे कि ये लो -4 और -3 ज़ीरो है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना के दिखाओ या पॉलिनॉमियल बना के दिखाओ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस बार आपको इक्वेशन बनानी है, तो उसका एक फार्मूला है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा गिवन होंगे आपको, जब जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन होंगे, तो अब क्या ये इक्वेशन, ये फार्मूला याद रखो, अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आप एज इट इज़ याद रख लो, अब इसको 10 बार लिख लो, 50 बार लिखो, लेकिन लिखो बस को याद करो जब मेकिंग ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अब डालो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे उन दोनों को, x² माइनस -4 -3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -4 इंटू -3, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। 12x² प्लस 7x प्लस 12, ये होगा आपका आंसर ही, मतलब ये इक्वेशन ही आपको बनानी थी, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इजी। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन इसमें कर लें या रहने दो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में चलते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल लेकिन सिलेबस में है नहीं, कोविड की वजह से वो भी कट गया है, लेकिन पढ़ा दूं क्या, सोचने दो। पढ़ाने का वो तो नहीं लगता मुझे कोई उसका, क्योंकि देखो वो आएगा नहीं, हो सकता है किसी के एग्ज़ाम में आ रहा हो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल देखो, इक्वेशन देख लेते हैं, मतलब जिसकी पावर 3 हो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 3 हो, मतलब जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ax³ प्लस ax² bx प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन वाला कैसा है, इसमें वेरिफिकेशन आपको ऐसे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा एक ऐड, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ना, अभी बताता हूँ मैं आपको क्यों 3 यहाँ पे, माइनस b/a होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ये गामा होते हैं ये, ठीक है, और ये आर जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको हम गामा कहते हैं मैथ्स में। अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a, और एक और करना अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल शुड बी इक्वल टू माइनस d/a, ठीक है। ये प्रूविंग वाले में, मतलब वेरीफाई जब आपको करने के लिए बोले होंगे तब करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी होगा, जब यहाँ पे 3 आपके ज़ीरोज़ निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे मैक्सिमम, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक क्वेश्चन करवा दूँ क्या इसका भी, नहीं, इसका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा अगर 10th क्लास के कंटेक्स्ट में दे देंगे तो, लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन बना देंगे वो, ठीक है, वेरीफाई 2, -3 एंड 4 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, आर दी ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और जब बनाने के लिए बोलेंगे ना, जैसे
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल बनाया था ना, इसमें ऐसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, नहीं एक्स क्यूब लिखो यहाँ पे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, जब बनाने के लिए बोलेंगे, जब आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, तब आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, बनाते हैं। चलो, आपको अल्फ़ा गिवन है 2, गामा बीटा गिवन है -3 और गामा गिवन है 4। ठीक है, डाल दो इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। अल्फ़ा 2 -3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -6, बीटा इंटू गामा -3 इंटू -4 -12 प्लस अल्फ़ा गामा 8 एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा -6 इंटू 4 -24। ठीक है, सॉल्व करो। एक्स क्यूब ये कितना होगा -1 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -18 -10 प्लस 24। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। वेरीफाई खुद कर लोगे ना, HS इक्वल टू RHS करना होगा। ठीक है, कर लेना, वो मैंने लिखवा ही दिया है वो कंडीशन, ध्यान से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ डू वी नो हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स विल बी देयर, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन अ सर्टेन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं लिखूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस, कहाँ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x माइनस 12। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे, इसका एक भी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, इसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 होंगे, मतलब 2 ऐसी वैल्यूज़ होंगी एक्स की जिनको रखने पे y पूरा ज़ीरो बनेगा। ठीक है, इक्वेशन पूरी ज़ीरो बनेगी, लेकिन हो सकता है कि एक वैल्यू भी आ रही हो, 1 आ रहा हो, 1 एक वैल्यू आ रही हो, या एक भी ना आए, या एक आए या 2 आए। ठीक है, वैसे ही अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 है। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है इसके एक ज़ीरो हो, या एक ज़ीरो हो, या 2 ज़ीरोज़ हो, या 3 ज़ीरोज़ हो। मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। एग्जैक्ट 3 ज़ीरो आएंगे कि नहीं आएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, दूसरे पेज में लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, मान लो यही है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें आपके 3 ज़ीरोज़ आएंगे, ऐसा लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 3 ज़ीरोज़, अभी तक आपने 3 ज़ीरोज़ ही देखे होंगे। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम करते थे तो उसमें आप 2 ज़ीरोज़ देखते थे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पावर 2, तो मतलब इसके भी 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे। देखो, एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, बल्कि क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ सकता है ना, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 बचेगा। देखो यहाँ पे 2 ही ज़ीरोज़ आए हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कहने को क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ज़ीरोज़ देखो 2 है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल है, उसकी एक डिग्री है, तो मैक्सिमम उस डिग्री तक जाएंगे ज़ीरोज़। ठीक है, मैक्सिमम मतलब एग्जैक्ट उतने ज़ीरोज़ होंगे ये नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ ज़ीरोज़ तो 2 निकले ना, 3 एग्जैक्ट तो नहीं निकले ना। ठीक है, 3 से ज़्यादा तो निकल नहीं सकते, डिग्री से ज़्यादा ज़ीरोज़ निकल नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम डिग्री तक निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री है, तो 2 ज़ीरोज़ आए हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपका ग्राफ ना ऐसे कर्व, जैसे देखो जब भी वेरिएबल की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो ना, वेरिएबल की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उससे ज़्यादा ही हो, तो आपका जो ग्राफ बनता है ना वो कर्व शेप का बनता है। ग्राफ जो बनता है वो कर्व शेप का बनता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, स्ट्रेट नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब उसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो। ठीक है, ग्राफ कर्व शेप का बनेगा। ठीक है, अब देखो, आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ना कर्व बनेगा। जब a 0 है, मतलब a ग्रेटर देन 0, मान लो a ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्राफ ऐसे यू शेप का बनेगा। ठीक है, और जब a लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे बेंड
उल्टा रिवर्स यू बनेगा। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, अब ये कार्टेशियन प्लेन है। ओके, अब मान लो मैंने ये ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर ए के आगे मैंने माइनस नहीं लगाया ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ना, ये जो एक्स एक्सिस को काट रहे हैं ये दो पॉइंट, ये दोनों होंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों होंगे आपके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें ग्राफ को देख के आप कितने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। मतलब वो एक्स की वैल्यूज़ जहाँ वो वैल्यूज़ जो एक्स एक्सिस को काट रही हैं, मतलब जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ना उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया एक, ऐसे ऐसे ऐसे, अब मैंने आपको बोला कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो आप वो देखोगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। क्योंकि देखो ना, एक्स एक्स ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू जिनको रखने पर वाई ज़ीरो होते हैं। और एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ कौन सी होती है, जिनके वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होते हैं। मतलब यहाँ पे 1,0 हो सकता है ना, यहाँ पे 2,0 हो सकता है ना, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो है ना, एक्स तो वैल्यू है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, और रूट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे वाले में, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। अब ये कौन, अगर ये 4 ज़ीरोज़ हैं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल की पावर 4 है। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक ग्राफ बनाते कैसे हैं वो भी सिखा दूँ क्या अभी? लीनियर इक्वेशन में वैसे पढ़ोगे आप, 3rd चैप्टर जो है, लेकिन ग्राफ बनाते कैसे, अगर उसका क्वेश्चन एक करना है तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, आर डी शर्मा से। देखो मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आप, ग्राफ जब बनाने के लिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी ना, तो लेकिन इसमें सब कुछ पढ़ाना भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे कि इसका ग्राफ बनाओ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो कार्टेशियन प्लेन बनाओ, स्प्लिटिंग करके 2 ज़ीरोज़ निकालो, स्प्लिटिंग करो इसका, a इंटू सी करो, 8 आ गया, -8 मतलब 8 ही है। ठीक है, अब कुछ ऐसा करो कि बीच वाला है, तो 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, नहीं क्या कह रहा हूँ, 4 इंटू 2 -4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 और 4 है ना इसके फैक्टर, मैंने ये दोनों लिया और दोनों को माइनस करने पे मेरे पास -2 ही बचेगा। तो अब कॉमन लो, x माइनस 4 इसमें से कॉमन आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4, और ये 0, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, 2 ज़ीरोज़ आ गए आपके पास। ठीक है, एक सेकंड, ये -8 है ना यहाँ पे, ये +2 है। अरे यहाँ मैंने स्प्लिटिंग में थोड़ी गलती कर दी, नीचे वाले स्टेप में हो जाती कभी कभी। ये +2 है, ठीक है, +2 आएगा बाहर, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ आपके आ गए। अब इन 2 ज़ीरो को ना प्लॉट करो आप, तो यहाँ करोगे, क्योंकि ये इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -2,0 यहाँ होता है और 4,0 यहाँ होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और देखो ये क्वेश्चन था इसका, a वो था ना ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। a क्या है इसमें, 1 है, और 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ यू शेप का बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, नीचे से ही ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो 2 ज़ीरोज़ कटेंगे। अगर मैं ऊपर से ले जाता ग्राफ को एक्सेस के, तो 2 ज़ीरोज़ तो आते ही नहीं, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं इस ग्राफ में, तो मतलब काटेगा ना एक्स एक्सेस को 2 जगह पे। ठीक है, स्प्लिटिंग से 2 ज़ीरोज़ आए हैं हमारे पास। अब आपको पता करना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ये y को काटेगा, तो उसके लिए आप इस ग्राफ में ना x को 0 रख लो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट, y जो लाइन होती है y एक्सेस की, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो x को 0 रखना पड़ेगा ना, तो रखो यहाँ पे x को 0। तो इसको अगर 0 लिख दोगे आप, तो -2,0 इंटू 8 और y, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, 0, -8। तो ऐसे आपको ग्राफ भी बनाना आ गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको
सब कुछ समझ में आया होगा। जितना ईजी तरीके से हो सकता था मैंने उतने ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाए पॉलिनॉमियल के, ठीक है। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो भी कर लेते हो ना, तो आपका पॉलिनॉमियल में और कुछ नहीं पढ़ना आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो न लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चन मैं करूँगा, लेकिन उसमें मैं कॉन्सेप्ट एक भी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधे क्वेश्चन और आंसर करूँगा एग्जाम टाइप, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको इसी वीडियो को देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।